नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान के ई विमर्श के एक और सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में कई चुनौतियां प्रदेश के सामने आ खड़ी हुई हैं। बदली परिस्थितियों में सरकार कैसे कर रही है विकास को रफ्तार देने की तैयारी, इसी को लेकर हम कर रहे हैं राजस्थान सरकार के मंत्रियों के साथ ई विमर्श। तो इस सेशन में हमारे मेहमान हैं ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला साहब। बीडी कल्ला साहब, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, नमस्कार। कल्ला साहब, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपका पॉलिटिक्स को लेकर और अलग अलग जो विभाग हैं वो आप संभालते रहे हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपने संभाली है। लेकिन कोरोना काल अपने आप में एक नए तरीके की चुनौतियां लेकर आया है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिस तरीके की सिचुएशंस आज आप फेस कर रहे हैं, और किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो इन जिम्मेदारियों को देखते हुए कोरोना काल में इस वक्त आपके सामने है, कैसे उन्हें फेस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा समय कभी पहले नहीं देखा। हालांकि अकाल और अभाव की स्थितियां राजस्थान में रही है, बाढ़ भी आई है, तो उस समय सामान्य स्थिति होने में बहुत कम समय लगता है। लेकिन इस कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड और कर्फ्यूग्रस्त एरिया में काम करना विद्युत कर्मियों के लिए, जलदाय कर्मियों के लिए, इसी प्रकार स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, जो भी कोरोना में के बचाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए लोग हैं, उन सब के ऊपर एक चुनौती थी। लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी नीतियां रही, उसके अनुसार राजस्थान में हम लोगों ने लॉकडाउन का और कर्फ्यू एरिया में पूरे नियमों का पालन करते हुए काम किया। मुझे याद है कि रामगंज क्षेत्र में पाइपलाइन कहीं लीक हो गई थी और उस समय हमारे कंट्रोल रूम में हमारे पास में जब फ़ोन आए थे तो हमारे कर्मी जो है वो कार्य का समय होता है जैसे दोपहर का, उसके बाद शाम को देर रात तक उस लाइन को ठीक करने में लगे रहे और जल आपूर्ति को तत्काल ठीक कर दिया। इसी प्रकार राजस्थान के कोने कोने में जहाँ जहाँ शिकायत हमारे पास आती है, उन शिकायतों को आपको जानकर खुशी होगी कि जिला स्तर पर जो हमारे पास शिकायतें इन दिनों में आई है, 98% शिकायतों का हमने तत्काल निपटारा कर दिया। और जो दीर्घकालीन शिकायतें हैं जिसमें समय लगता है, वो 2% शिकायतें जो योजना के अनुसार फंडिंग के आधार पर पूरी होंगी। लेकिन कुल मिलाकर के हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पर 3 चरणों में शिकायतों के निपटारे के लिए जो कार्रवाई की, उसके अच्छे परिणाम आए। और राजस्थान में 24/7 यानी ये समझिए 7 दिनों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति और जल आपूर्ति में भी कोई कोर कसर नहीं रखी। राजस्थान में 15,000 लीटर तक जो भी पानी का उपभोग करता है उसके बिल हमने माफ किए हुए हैं। जी। और 2 महीने के बिजली के बिल हमने स्थगित किए हैं। चूंकि कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि स्थायी शुल्क माफ किया जाए, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं है। हमने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह जी से आग्रह किया है कि वे इस संबंध में कार्रवाई करें और स्थायी शुल्क को केंद्रीय सरकार के द्वारा कोई अध्यादेश के माध्यम से लॉकडाउन पीरियड में न तो विद्युत कंपनियों को पैसा देना पड़े और न ही उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्क का पैसा देना पड़े, ऐसा कोई रास्ता निकाले, अथवा स्थायी शुल्क को केंद्रीय सरकार लॉकडाउन पीरियड का पैसा जो है वो रिम्बर्स कर दे। तो वो हमारी उनसे बातचीत चल रही है। इस संबंध में जो भी निर्णय केंद्रीय सरकार लेगी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कुल मिलाकर कोरोना पीरियड में हमारे विद्युत कर्मियों ने और जलदाय कर्मियों ने, और इसके साथ साथ जिनका मैंने नाम लिया, स्वास्थ्य कर्मी और हमारे जो है सफाई कर्मी, पुलिस और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया कर्मियों ने भी इस क्षेत्र में जो काम किया है उसको हम भूल नहीं सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि कल्ला साहब लगातार कई चुनौतियां इसमें आई हैं और आप जैसे आपने सबका जिक्र भी यहाँ पर कर दिया, और साथ ही जिस बिल स्थगन की आपने यहाँ पर जिक्र किया और जो मांग यहाँ पर की जा रही है, मैं उसी सवाल पर जो है आने वाला था, क्योंकि लगातार इसकी मांग की जा रही है कि स्थगित के बाद अब उन्हें माफ़ी क्या सरकार कर सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस तरीके की सिचुएशंस नहीं हैं। लेकिन अब कोशिशें फिर इस संदर्भ में क्या कुछ की जाएंगी? और एक वो तबका भी है ग्राहकों का जिन्होंने अपने बिल अभी तक जमा नहीं किए हैं, क्या उनके लिए पेनल्टी उन पर लगाई जाएगी या उनको राहत जो है वो दी जाएगी? देखिए, जिन्होंने समय पर बिल जमा करा दिए उनको हमने 5% छूट दी है।
और जो समय पर बिल जमा नहीं कराएंगे उनको हमने 2 महीने उनके बिलों को स्थगित किया है। 2 महीने बाद उनको बिल जमा कराने पड़ेंगे। यदि वो समय पर जमा करा देंगे जो ड्यू डेट है तो कोई उनके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, लेकिन उस समय को भी यदि वो चूक जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर वो 2% ब्याज लगेगा। क्योंकि कई जो है प्लानिंग्स थी कोरोना काल से पहले, कई तरह की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो जाहिर है वक्त वक्त पर बनाता है विभाग, अपने स्तर पर भी कोशिशें की जाती हैं कि क्या कुछ जो है बेहतर किया जा सकता है। जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे कोरोना काल के आने के बाद से, क्योंकि तमाम चीज़ें बदल गई और पूरा कंसर्न जो है वो चेंज हो गया, पूरे डायमेंशंस जो हैं वो बदल गए, उनके लिए आखिर अब किस तरीके की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आप लोग बना रहे हैं? क्या कुछ जो है अब जहन में है, कैसे उन्हें जो तमाम चीज़ें पाइपलाइन में थी उन्हें ट्रैक पर लेकर आना है? देखिए, जो लंबे प्रोजेक्ट थे वो तो निश्चित रूप से कोरोना पीरियड में एक तरीके से लंबित रहे हैं, उनमें 2-3 महीने तक काम नहीं हो पाया है और आगे भी जब ये सामान्य स्थिति होगी तो उसको लाने में 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन हमने फरवरी के महीने में कंटिजेंसी प्लान बना लिया था जी। उसके अंतर्गत 65 करोड़ रुपए हमने राजस्थान के पूरे जिलों के लिए मंजूर कराए थे और 50-50 लाख रुपए हमने तमाम कलेक्टर्स को उनके डिस्क्रिशनरी पावर पे छोड़ दिए थे कि वो स्थानीय अधिकारियों से स्थानीय समस्याओं का ध्यान करके जहाँ जहाँ हैंडपंप को दुरुस्त कराना है, जहाँ पानी सूख गया है वहाँ कुएं को गहरे करवाना है अथवा कहीं लाइन को बदलना है, जहाँ पानी का सोर्स खत्म हो गया है वहाँ परिवहन के माध्यम से पानी को पहुंचाना है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान के 850 से अधिक गांवों में और ढाणियों में परिवहन के माध्यम से पानी पहुंचा दिया गया है। ये पहले से ही प्लानिंग की हुई थी हमारी फरवरी में जी। कोरोना महामारी के आने से पहले ही हमने ये सारा काम कंटिजेंसी प्लान अनुभव के आधार पर कर लिया था। इसके कारण आज राजस्थान के किसी भी गांव और ढाणी में पानी की दिक्कत नहीं है और आपको मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आने वाले समय में भी यदि ये 50 लाख रुपए उनके पास कम पड़ेंगे तो उनको और बजट हम देने के लिए तैयार हैं। किसी भी जिले में किसी भी गांव के व्यक्ति को, ढाणी के व्यक्ति को पानी की आपूर्ति से वंचित नहीं रखा जाएगा। लेकिन दीर्घकालीन प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप चिंता जाहिर कर रहे थे, निश्चित रूप से जो हमारी बड़ी परियोजनाएं हैं जैसे पोखरण फलसूंड है, इसी तरीके से हमारी नर्मदा नदी से जो पानी हम जालोर और अन्य आसपास के गाँवों को देने वाले थे, वो जो काम हमारा है नर्मदा नदी का पानी, यमुना मैं गलत बोल गया, नर्मदा नदी का पानी। हाँ। और इसी प्रकार से आपके जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जरूर 2-3 महीने डिले हुए हैं। इनको हम कोशिश करेंगे कि जब सामान्य समय आ जाएगा तो इसको हम गियर अप कर लेंगे। क्योंकि कल्ला साहब लगातार चुनौती रहा है राजस्थान के अंदर कि हर घर तक पानी पहुंचे, लोगों तक जो है किसी भी तरीके से उनके लिए पानी की व्यवस्था हो सके और प्रयास जो है वो लगातार इसके संदर्भ में जो है वो किए जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नई चुनौतियां हैं कोरोना काल के अंदर और बड़ा एक जो पोर्शन है, जो राशि है वो खर्च होती है इस पानी की सप्लाई को लेकर। लेकिन अब चूंकि जो विधायक फंड का पैसा हो या फिर सांसद फंड का, वो पूरी तरीके से महामारी के खिलाफ लड़ने में सरकार का एक बड़ा अमाउंट जो है वो खर्च हो रहा है। तो आखिर उन प्रोजेक्ट्स को या फिर उन कोशिशों को लोगों तक घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए कैसे मैनेज कर रहे हैं इन सिचुएशंस को? देखिए, मैं एक संदर्भ आपको देना चाहता हूँ। वर्ष 2013 से पहले राजस्थान की जितनी भी पेयजल योजनाएं बनती थी उसमें 90% पैसा केंद्रीय सरकार के द्वारा ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में दिया जाता था जी। लेकिन वर्ष 2013 के बाद जो जो योजनाएं बनी है उसमें 50% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। मैं 2-3 बार माननीय जल संसाधन मंत्री केंद्रीय सरकार के जो हमारे गजेंद्र सिंह जी हमारे ही राज्य से हैं, उनसे ये आग्रह कर चुका हूं कि हमारा ये रेशो बदला जाए, क्योंकि पूरे राजस्थान में घर घर जल पहुंचाने के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और 50% के हिसाब से 75,000 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को देना होगा। तो वो स्थिति राजस्थान की कोरोना पीरियड के बाद और उससे पहले भी नहीं थी। और अब यदि हमको 90% केंद्रीय सरकार ग्रांट दे, 10% हमको देना पड़े तो हमको केवल 15,000 करोड़ रुपए देने होंगे, जो हम 4 वर्ष में दे सकते हैं और राजस्थान के गांव-गांव में और घर घर में पानी पहुंचा सकते हैं। तो इस पर केंद्रीय सरकार विचार कर रही है
और मैं समझता हूं कि मीडिया का भी सहयोग मिलेगा तो राजस्थान में देखिए जनसंख्या सबसे अधिक है, सरफेस वाटर और भूमिगत जल सबसे कम है, और कुल मिलाकर के हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कठिन है कि एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 60-60 किलोमीटर 70-70 किलोमीटर की दूरियां हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में पानी गांव-गांव तक और डाणी तक और घर घर पहुंचाना हरक्यूलिन टास्क है। इसलिए जब तक केंद्रीय सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम घर घर जल पहुंचाने में एक तरीके से असमर्थ रहेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जल संसाधन मंत्री जी और केंद्रीय सरकार हमारी विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और राज्य जो देश का सबसे बड़ा भूभाग के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, उसको ध्यान में रखते हुए इस रेशो को यदि बदल देंगे तो हम घर घर पहुंचाने की स्थिति में आ जाएंगे। कल्ला साहब, क्योंकि ये सवाल इसलिए था मेरा, हमने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखी जिसमें मुख्यमंत्री ने तमाम विधायकों के साथ बातचीत की थी। उसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को जो है विधायक उजागर कर रहे थे कि वहां पर इस सिचुएशंस में उन्हें अगर पानी नहीं मिल पाएगा या फिर पानी की दिक्कतें जो है पेश आ रही हैं, उनके लिए आपका क्या कुछ कहना है? इन विधायकों के लिए उन्हें किस तरीके से आश्वस्त करेंगे आप? देखिए, जहां हैंडपंप लग सकते हैं हम लगभग 4000 तो हैंडपंप लगा देंगे, और करीब 2.5 लाख हैंडपंप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। उनको हम 1 अप्रैल से हमारा माध्यम एक तरह से हमारा अभियान चल रहा है जी। उस अभियान के तहत हम 2.5 लाख हैंडपंप ठीक करवा देंगे। हमारे ट्यूबवेल सूख गए हैं, उनको हम गहरा कराएंगे। और मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी पुराने जोहड़ हैं, तालाब हैं, नाड़ी हैं, एनीकट्स हैं, इनको गहरा करवा करके इनको सही बना करके आगामी मानसून में वो पूरे के पूरे पानी से भर जाएं। इससे एक तो हमारे राजस्थान का भूगर्भ का जो जल स्तर है वो ठीक होगा, दूसरी ओर हम स्थानीय सोर्स के आधार पर हमारे वहाँ के पशुओं को, हमारे यहाँ के जो अच्छे जोड़ तालाब है जहाँ कोई नहाता नहीं है तो उनको फिल्टर करके पानी दे सकते हैं। ऐसी स्थितियों को हम कर रहे हैं। और 2 चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं, एक तो जल का संरक्षण राजस्थान में हो, एक बूंद जो बरसात की हमारे राजस्थान की धरती पे गिरती है उसके जल का पर्याप्त मात्रा में संरक्षण हो, और दूसरा जल की बचत हो। जल की बचत को हम इस रूप में ले रहे हैं कि हर व्यक्ति बाथरूम में सबसे ज्यादा पानी खर्च करता है जी। हम आधी बाल्टी से भी नहा सकते हैं, 4 बाल्टी से भी नहा लेते हैं। शॉवर चलाते हैं तो हो सकता है 6 बाल्टी खर्च हो जाए। तो एक तो नहाने में कम से कम पानी का खर्च हो। कुल्ला करो तो आप लोटे और गिलास से कर लो, टोंटी चलती रहे और आप मंजन करते रहो, ये ठीक नहीं है। और हमारे बाथरूम में फ्लश की टंकी के 2 बटन होने चाहिए। छोटी आवश्यकता हो छोटा बटन दबाओ, बड़ी आवश्यकता हो बड़ा बटन दबाओ जी। इससे एक परिवार में 200 से 250 लीटर पानी की बचत हो सकती है। और ये पूरे देश के संदर्भ में भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अनिवार्य रूप से फ्लश की टंकियाँ डबल बटन की होनी चाहिए। तो इससे प्रत्येक परिवार में बहुत से अधिक पानी की बचत होगी। मैं आपको एक अपना संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। मैं बचपन में छोटा था जी सर, तो लोहे की परात में नहाता था। ये मैं अपनी प्राइमरी स्कूल की बात बता रहा हूँ। मुझे याद है मैं 3री कक्षा में पढ़ता था। लोहे की परात में नहाने के बाद उस पानी से हमारे कपड़े धुलते थे, और कपड़े धुलने के बाद उस पानी से घर की सफाई होती थी, और घर की सफाई के बाद जो पानी बचता था उससे घर के आगे नाली की सफाई होती थी। पहले वो सीवरेज सिस्टम वगैरह तो था नहीं। बिल्कुल। और हम भोजन करने के बाद हाथ धोते थे तो थाली में जो पानी होता था उसको गिराते नहीं थे, एक बाल्टी में डालते थे। जब वो बाल्टी आधी पूरी भर जाती थी तो गली मोहल्ले में गायों की कुंडी होती थी उसमें डालते थे। उसमें गली के जो भी पशु होते थे वो एक तरीके से पानी पी लेते थे। तो इस तरह से पानी की बचत और जल संरक्षण के ऊपर राजस्थान में हम जोर दे रहे हैं ताकि बरसात का पानी हम संरक्षित रख सकें, और जो पानी उपलब्ध है उसकी हम किस प्रकार से किफ़ायत से उसका उपयोग कर सकें, इन दोनों बातों पे जोर दे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान के लोग और देश के लोग इन दोनों बातों पर विचार करते हुए जल के लिए, आपको मालूम है कि लोगों ने भविष्यवाणी कर रखी है कि जल के लिए कभी विश्व युद्ध हो सकता है जी। तो जल ही अमृत है, बिल्कुल, जल को बचाना है, जल ही जीवन है। और मैं तो कई बार लोगों से कहता हूँ कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिने न उबरे मोती मानस सून। पानी जो है वो आदमी का महत्वपूर्ण है, मोती का महत्वपूर्ण है और गेहूं का महत्वपूर्ण है। इसी लिए मनुष्य के जीवन में भी
पानी की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी किफ़ायत करें, बचत करें, इसका संरक्षण करें। वैसे कल्ला साहब सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अपनी तमाम बातों के अंदर जो सवाल जो है मेरे जहन में थे आपसे पूछने को लेकर, और ख़ास तौर पर क्योंकि आपने जल संरक्षण पर ख़ास तौर पर फोकस यहाँ पर किया। और संरक्षण में चाहे हम जल की बात करें या नेचुरल रिसोर्सेज में चाहे हम बिजली की बात करें, दोनों ही जो क्षेत्र हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जल संरक्षण का आपने जिक्र किया है और आप बता रहे हैं कि आप जोर दे रहे हैं उस पर कि किस तरीके से जल संरक्षण जो है वो किया जाए, क्योंकि डार्क जोन जो हैं वो बढ़ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आती हैं। लोगों के बीच जागरूक हो, उसके लिए भी कैंपेन की जरूरत है, या फिर लोगों के बीच जागरूकता की जरूरत है, उसके लिए किस तरीके के कदम आप उठा रहे हैं, थोड़ा सा उस पर आप संक्षेप में जरा बताएं प्लीज। इसके लिए हमारे यहाँ एक WSSO का डायरेक्टरेट है, वो वक्तन जनता के बीच में जाता है, ब्लॉक लेवल पे जाता है, ग्राम स्तर पर जाता है, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, वार्ड स्तर पर जाता है, और वो जल संरक्षण के उपायों को लोगों के सामने रखकर उनको जागरूक करता है। जी। जल की बचत के बारे में भी कैसे बचत करें, आपको याद होगा पहले बर्तन जो हैं मिट्टी से अथवा राख से मांजे जाते थे। आजकल लोग जो हैं पानी की टोंटी के नीचे जो है बर्तन रख देते हैं, पानी गिर रहा है, कितना पानी वेस्ट जाता है। बिल्कुल। पानी फिल्टर करके पीते हैं तो जितना पानी फिल्टर नहीं होता उसे दुगना पानी वेस्ट चला जाता है। उसको लोग बाद उसको इकट्ठा करो, उसको इरिगेशन के काम में लो अथवा इसको कपड़े धोने में, या तो ये सब बातें वो प्रैक्टिकली वहाँ जाकर के बताते हैं। और WSSO का हमारा जो डायरेक्टरेट है जी इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है, और उनके सारे जिला स्तर पर भी इनके अधिकारी हैं, वो यही काम करते रहते हैं। वक्तन प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, अखबारों के माध्यम से भी वो इन चीज़ों को टेलीविज़न के माध्यम से विज्ञापित करवाते हैं, और कुल मिलाकर के इसका एक अच्छा असर है और राजस्थान में जागरूकता आई है। आज 300 मीटर का कोई भी मकान राजस्थान में बनता है तो उसको ये गारंटी देनी पड़ती है कि वो अपनी छत का पानी घर के नीचे जल संरक्षण के रूप में। ये वाकई ये काबिल तारीफ है, इस तरीके के इनिशिएटिव्स राजस्थान में लिए जा रहे हैं। और क्योंकि संरक्षण की मैंने बात की तो ऊर्जा में भी ये चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ क्योंकि लगातार कोशिशें ये होती रही हैं कि हम सौर ऊर्जा है उस ओर कदम बढ़ाएं। सर, उस ओर किस तरीके की कोशिशें आप लोग कर रहे हैं? उन प्रोजेक्ट्स को पाइपलाइन में रखा गया था, वो क्या आगे बढ़ रहे हैं अब? अभी हमने हाल ही में 5000 मेगावाट बिजली NTPC के माध्यम से, हमारी जो अक्षय ऊर्जा कंपनी है वो दोनों मिलकर के 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगी। मैं आपको ये जानकर मुझे बताते हुए खुशी होती है कि राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा, बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन है जी। 1,62,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से राजस्थान में पैदा करने की क्षमता है जी। और आने वाले वक्त में राजस्थान सोलर हब बनेगा। आज भी हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर सोलर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, और बहुत शीघ्र ही हम 5000 मेगावाट का NTPC के साथ एक एग्रीमेंट और करने जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 5-6 वर्षों में राजस्थान में हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन सोलर एनर्जी के माध्यम से राजस्थान में कराएं। इसके अलावा विंड एनर्जी के माध्यम से भी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और हमारे जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा बिजली की बचत के बारे में जो आपने इशारा किया, बिजली की बचत अपने आप में बिजली का उत्पादन है जी। मैं कई बार लोगों से ये कहता हूँ कि आप दिन में बिजली क्यों जलाते हैं? जी सर, दिन में बिजली को बंद रखिए, रात को बिजली का मतलब क्या है उपयोग कीजिए। और रात को भी आपको ऐसे आजकल बल्ब आने लग गए हैं जहाँ 100 वॉट का जो खर्चा आता था वो केवल मात्र 10 वाट का या 0 वाट का खर्चा आएगा। ऐसे एनर्जी में बचत करने वाले जो एनर्जी एफिशिएंट है, बिल्कुल करें ऐसे आजकल जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल किए ऐसे आ गए हैं जिसमें बिल्कुल सर ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाए जिसमें एनर्जी की बचत हो सके जी जी। उससे एनर्जी की बचत ही, आज मान लीजिए पूरे राजस्थान में हम 500 मेगावाट बिजली का बचत करते हैं तो ये नया बिजली का उत्पादन हो गया जो किसानों के काम। बिल्कुल, ये भी ये उत्पादन ही है सीधे तौर पर। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कल्ला साहब, क्योंकि वक्त की मेरे पास थोड़ी सी कमी है। कल्ला साहब, क्या ये जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, पूरा राजस्थान, पूरा देश जो है वो इस वक्त जूझ रहा है कोरोना काल में,
लोगों ने लगातार लॉकडाउन 1 से शुरुआत कर लॉकडाउन 4.0 तक जो है ये पूरा सफर तय किया है मुश्किलों का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने घरों में इस वक्त इस मुश्किल वक्त को बिता रहे हैं? उनके लिए आपका क्या मैसेज है प्लीज? देखिए, घरों में जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा एक ही कहना है कि एक तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें, और कोरोना के संबंध में जो भी प्रोटोकॉल समय समय पर WHO ने, भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बताएं उनका पालन करें। एक तो घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें जी, सड़क पर थूके नहीं, और जब कभी भी किसी के संपर्क में आए तो या तो साबुन से हाथ धोएं, और उसके बाद सैनिटाइजर अपने साथ रखें। जिस किसी दुकान में आप माल खरीदने जाएं तो एक तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग, कम से कम 2 गज की दूरी दूसरे आदमी से जरूर रखें। इन सब नियमों का पालन करते हुए आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, और बहुत ज़रूरी होने पर आप जाएं बाहर। और वर्क एट होम की जो टेंडेंसी है इसको डेवलप करने की आवश्यकता है, और जब पूरा खुल जाएगा तो भी हमको मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम अपने कोरोना के साथ साथ जो एक तरह से ये कहना चाहिए कि अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करें, हार्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, उसको डेवलप करते हुए कोरोना का मुकाबला करें। निश्चित रूप से सब मिलकर इस कोरोना से हम लोग जंग जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बीडी कल्ला साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका, और अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार ई-विमर्श का हमारा कार्यक्रम जारी है, और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में आखिर सरकार ने आपके लिए क्या कुछ की हैं तैयारियां, और किस तरीके से इस मुश्किल वक्त को निकाला जाएगा, और आखिर क्या है आगे की रणनीति, तमाम मंत्रियों से जानने की कोशिश हमारी लगातार चलती रहेगी। आगे एक बार फिर से जुड़ेंगे नए सेशन के साथ, नए मेहमान के साथ। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। शहर की रग बन के पानी पहुंचाते हैं, जड़ों में जाकर हरियाली लाते हैं, घरों में मासूम मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। मिराज पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन भरेगा? अरे अब तो करवा लो टर्म लाइफ इंश्योरेंस policybazaar.com से। महंगा नहीं है। policybazaar.com, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इश्क के खेल में जो खुद को हार जाए, जीत उसी की। मैनफोर्स गेम कॉन्डम्स, द गेम ऑफ लव। कोरोना संक्रमण का भयानक है काल। दुनिया, देश और जूझ रहा राजस्थान। संकट